एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर अंजुमन चौधरी। मैं उनका इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, आई वुड लव कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद दे एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो बने रहिए पॉडकास्ट में। डॉक्टर अंजुमन, थैंक यू फॉर कमिंग एंड प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दीजिए। नमस्ते, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर अंजुमन चौधरी। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, सज्जन मेडिकल कॉलेज से। So we welcome you to our podcast. तो हम अपने चैनल पे नॉर्मली करियर योगा के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे और मेरे को लगा आपसे ज़्यादा बेहतर इस बारे में कोई और बात नहीं कर सकता। तो आई जस्ट वांट टू स्टार्ट कि आज जो ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज लोगों को हो रहे हैं, ज़्यादातर कोविड के बाद से, पोस्ट कोविड। सो व्हाई दिस ऑल आर हैपनिंग, व्हाट यू थिंक, मतलब साइंटिफिकली इज देयर एनी रीजन? पहले से ही एक्चुअली चल के आ रहा था, लेकिन क्या हुआ, कोविड के बाद से, कोविड की एक पेंडेमिक था, तो राउंड द वर्ल्ड के बहुत सारे लोग अफेक्टेड हुए और इसलिए ये जो सारे सिम्टम्स ओवर हुआ है। और उसी दौरान क्योंकि पेंडेमिक के दौरान हम तो ये जो मेंटल सिम्टम्स भी है ना, जो मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहा था उस टाइम, तो वो भी पेंडेमिक के रूप में ही हमारे सामने आया है और इसकी वजह से हम लोग को ज़्यादातर सिम्टम्स मिल रहा था उस दौरान। तो उसके बाद से ही चलता आ रहा है एंड इवन लाइक टिल डेट आल्सो वी आर गेटिंग मेनी केसेस एंड दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द कोविड एरा। यस, तो जैसे मेंटल हेल्थ एक टैबू है आज के दिन में। आई एम श्योर कि आप लोग के पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे आफ्टर दे हैव सफर्ड अ लॉट, मतलब एकदम लास्ट स्टेज में आने के बाद दे कम। सो व्हाई इट इज स्टिल अ टैबू एंड उसको वो जो स्टिग्मा है उसको दूर करने के हाउ वी कैन हेल्प एंड व्हाट आई थिंक इज दैट क्योंकि ये तो ह्यूमन सिविलाइजेशन से शुरू हुआ है और ये जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है ये भी उसी दौरान से शुरू हुआ, लेकिन आज से करीबन 100 साल पहले, क्योंकि लोगों को इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा और इसकी वजह से लोगों को ये कुछ एट्रीब्यूट करना था, कुछ एक कारण एट्रीब्यूट करना था। तो लोगों को जब कोई सिम्टम्स नहीं मिलता तो लोग इसके साथ कोई एक सुपरस्टिशियस बिलीफ को ऐड कर देना चाहिए। तो उस समय से लेके कोई भी साइकोलॉजिकल सिम्टम होगा जिसके पास कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जब नहीं था तो ये लोग इसको सुपरस्टिशन के साथ जोड़ देते हैं, जिसके चलते हुए ओवर द इयर्स क्या हुआ, लोगों को लगता है कि मेरे को कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम हुआ, मेरे को कुछ मेंटल हेल्थ इशू हुआ है, तो शायद मुझे भूत लग गया है, कुछ इवन स्पिरिट लग गया होगा। तो ऐसा बोल के लोग उभर के नहीं आते। सबसे पहली बात तो ये है कि लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर नहीं करते। इवन अगर फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करते हैं तो वो लोग उसको और दबा देते हैं, चुप करा देते हैं, बोलते हैं नहीं चाहिए, बोलना ही मत, कुछ कर देंगे, चलो किसके पास ले जाएंगे, कुछ जो सुपरस्टिशियस बिलीफ होता है हर कम्युनिटी में, हर सोसाइटी में, वो लोग ये सब करने के सोचते हैं। तो इसके चलते हुए लोग इसको सामने लाते ही नहीं। जब लाते ही नहीं, सोचते हैं कि ये तो कोई ये नहीं है बोल के, तो अभी तक वो चल रहा है। इवन हमारे इंडिया में भी या फॉरेन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में भी लोग हर किसी चीज़ को अभी तक कुछ एक सुपरस्टिशियस बिलीफ के साथ जोड़ते हैं एक्चुअली। और अभी जो मैंने देखा, जैसे आज के डेट में कोई सैड भी होता है तो लोग उसको बोलते हैं आई एम डिप्रेस्ड। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड सैडनेस या एंजाइटी। तो उसको मतलब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। एक्चुअली देखिए, ये जो हम लोग मूड बोलते हैं ना, हमारे जो नॉर्मल डे टू डे काम है, ये आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, सुबह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला जो फीलिंग है, तो साइकेट्री में हम लोग मूड जो वर्ड है ये बहुत यूज करते हैं और इसका एक मीनिंग है। मीनिंग ऐसा है कि हम लोग का जो साइकेट्री में मीनिंग ये है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादातर समय, करीबन महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ऐसा वाला मूड को मीन कर रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रीडोमिनेटली मेरा मन कैसा है। ये उसके बाद ही हम लोग एसेस कर पाते हैं कि उसका मूड रियली डिप्रेस्ड है और पेशेंट डिप्रेशन में जा रहा है कि नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर बार सुबह को मम्मी ने डांट दिया तो मेरा मूड थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया, मेरा मूड थोड़ा लो हो गया और मैं बोलने लगी मैं तो डिप्रेस्ड हो गई। या फिर आज मेरा एग्जाम का रिजल्ट निकला, मेरा मूड थोड़ा खराब है और मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ रिजल्ट की वजह से, तो मैं डिप्रेस्ड।
आई मीन डिप्रेशन। लोग ये बहुत कॉमनली यूज करते हैं, बट आई थिंक ऐसे यूज नहीं करना चाहिए। डिप्रेशन एक बहुत बड़ा सिंड्रोमिक डायग्नोसिस है। इसका बहुत सारा अंडरलाइन और भी सिम्टम्स रहते हैं, खाली मूड आते रहते हैं। तो डे टू डे लाइफ में हम लोग जो मूड के बारे में बोलते हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, टेम्पररी मूड मेरा सुबह खराब हो सकता है, 6 बजे खराब हो सकता है, 11 बजे फिर अच्छा हो सकता है, 2 बजे को फिर खराब हो सकता है। दैट डजंट मीन डिप्रेशन, इट्स नॉट ए डायग्नोसिस ऑफ डिप्रेशन। तो ये जो मेंटल हेल्थ जैसे आप लोग जैसे करते हैं थेरेप्यूटिक मतलब थेरेप्यूटिकली अगर कोई जाना चाहता है तो उसके क्या क्या कैसे जा सकता है एंड कैसे आप डायग्नोज करते हैं? हम लोग पेशेंट को हमेशा ये बोलते हैं कि अगर आपको कुछ भी फीलिंग्स हो रहा है, कुछ भी नेगेटिव फीलिंग हो रहा है, जैसे कि आप पहले फील कर रहे थे एंड नाउ यू आर नॉट फीलिंग लाइक दैट, मे बी इट इज लास्टिंग फॉर 2 weeks or maybe for weeks or months or years, whatever it is, you please go to a therapist। पहले तो आपको एसेस करना बहुत जरूरी है। एसेस करने के बाद ही हम लोग को पता चलता है, और वो भी बहुत एक्सपर्ट थेरेपिस्ट, एक्सपर्ट साइकियाट्रिस्ट ही डायग्नोसिस कर सकता है कि उसका अंडरलाइन क्या प्रॉब्लम है। इवन मेनी टाइम्स वी डू इन ए टीम, अकेले नहीं भी हो सकता है, देन वी डू इट इन ए टीम जहाँ पे हम साइकोलॉजिस्ट को भी हेल्प देते हैं और 2-4 साइकियाट्रिस्ट मिलकर हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। वंस डायग्नोसिस इज डन, फिर हम लोग पेशेंट को एक हॉलिस्टिक अप्रोच बताते हैं। जैसे कि पहले तो उसका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है जहाँ पे हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं, बहुत टाइम मेडिसिन के साथ साथ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स भी हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज्ड थेरेपीज लाइक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, देन साइकोथेरेपी, साइको एजुकेशन। उसके अंदर बहुत कुछ है जो हम लोग पेशेंट्स को बताएंगे। So does yoga comes in between कहीं पे? Definitely. What I should say, I should honestly confess कि over the time मैं खुद सोच रही थी कि I should do, और जब भी मुझे टाइम मिला लास्ट 3-4 मंथ जो भी हो I joined and actually जब हम लोग पढ़ रहे थे, मैं जब साइकियाट्री पढ़ रही थी 5-7 years back, तभी मुझे रियलाइजेशन हुआ there is very close correlation between this yoga and what we read in psychiatry, क्योंकि सब कुछ एक्चुअली हमारा माइंड एंड बॉडी का ही खेल है। तो क्योंकि योगा यहाँ पे बहुत हेल्प करता है, हमारा बॉडी में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। हाउ योगा वर्क्स इज लाइक ये बॉडी को भी रिलैक्सेशन देता है, माइंड को भी रिलैक्सेशन देता है, साथ ही साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स काम कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में वो भी रिलीज होता है। एंड नॉट गिविंग अ मेडिकेशन, एक्सोजेनसली कोई मेडिकेशन नहीं देती भी पेशेंट एंडोजेनसली इंटरनली पेशेंट को बहुत सा बेनिफिट हो जाता है। तो डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन योगा वाज अ लॉट, और मैं खुद उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है। एक थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपके काउंसलिंग सेशंस में क्या होता है? काउंसलिंग सेशंस में एक्चुअली बहुत टाइम क्या होता है, हमारा सोसाइटी में अभी भी ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बच्चे को ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज काउंसलिंग कर दोगे। तो तब मैं पेशेंट को बोलती हूँ आई हैव टू इवैल्यूएट योर किड और योर चाइल्ड और योर पेशेंट। इवैल्यूएशन के बाद जब हमें पता चलता है कि उसका डायग्नोसिस क्या है, ओके, तो अगर डायग्नोसिस थोड़ा सीवियर है, उसका सिम्टम्स थोड़ा सीवियर है, तो हम लोग पहले तो मेडिकेशन की सजेस्ट करते हैं। साथ ही साथ जो काउंसलिंग चल रहा है इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द ट्रीटमेंट। ठीक है, अकेले बहुत बड़ा काउंसलिंग से कुछ फायदा नहीं भी हो सकता है, और वी सजेस्ट कि यू टेक सम मेडिसिन फॉर फ्यू डेज, साइड बाय साइड वी स्टार्ट द काउंसलिंग। काउंसलिंग एकदम बेसिक थिंग है, आपको ये बीमारी है, आपको ये एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा, आपका ये ट्रीटमेंट ऐसा है, इसका प्रोग्नोसिस ये है, कितना दिन तक मेडिसिन चलेगा, कैसे चलेगा, और बेस्ट और हमारे कुछ और क्या कर सकते हैं हम इसको लेके, सब मिला के हम पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं। फिर आता है इंडिविजुअल सेशंस। वंस पेशेंट इज डायग्नोस्ड, इज डूइंग फाइन, इज डेवलप्ड इनसाइट्स, पेशेंट को अपनी बीमारी को लेके पता चला है, देन वी स्टार्ट काउंसलिंग सेशंस। उसमें हम लोग साइकोलॉजिस्ट की हेल्प देते हैं, जहाँ पे हम पेशेंट को एवरीडे कुछ न कुछ सिखाते हैं, अपने को इंट्रोस्पेक्ट करने का, अपना कुछ रेगुलर हैबिट्स में गुड हैबिट्स, बैड हैबिट जो है, बैड हैबिट्स को रीड करना है, गुड हैबिट्स को और एनकरेज करना है। वैसे हम लोग पेशेंट को कुछ सलाह देते हैं, एंड वंस पेशेंट डज इट, तो साइड बाय साइड अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट पेशेंट डज इट वेरी गुड। सो अभी जो करंट डे स्ट्रेसेस है जैसे सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, तो इससे कैसे लाइक हम थोड़ा सा ठीक रह सके? अभी जैसे इंस्टाग्राम खोला तो हर कोई इंस्टाग्राम में अपना अच्छा लाइफ ही दिखा रहा है,
कोई अपना जो सैड पार्ट है वो कभी नहीं दिखाता, बहुत रेयर है। सो उसको देख के लोगों को एंजाइटी होना, सैडनेस होना बहुत कॉमन है। एंड उसकी वजह से शायद बहुत लॉन्ग टर्म में लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। उस मतलब क्या क्या मतलब कर सकते हैं उसमें? देखिए, सबसे पहले मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं, मैं तो पहले ही बता देती हूँ कि सोशल मीडिया साइंस से डेवलप हुआ है। आज हमारे पास 4G 5G तक इंटरनेट है, डे एंड नाइट हम लोग नेट में रह सकते हैं, बट वी शुड एनालाइज राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, स्क्रीनिंग टाइम कितना होना चाहिए। ये जितना इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए उतना इम्पोर्टेंट हम एडल्ट के लिए भी है, इवन इन जेरेट्रिक पेशेंट्स ऑल्सो। क्योंकि जेरेट्रिक एज ग्रुप वाले लोग क्या करते हैं आजकल, क्योंकि रिटायर्ड हो जाते हैं, काम से लीव ले लेते हैं, उसके बाद वो लोग और ज़्यादा फोन देखने लगते हैं और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी चीज़ में। तो इस चक्कर में क्या होता है, लोग भूल जाते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और बहुत टाइम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने लगते हैं। ये सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ है। हम सोशल मीडिया में रहना है, नो डाउट एंजॉय करना है, जो अच्छा चीज़ दिखाया जाता है, बट हमें फिल्टर आउट करना पड़ेगा। कितना देर देखना चाहिए, किसको देखना चाहिए, कंटेंट क्या किसका है, और एट द एंड ऑफ एवरीथिंग जब मैं सोऊंगी मेरे को पीस ऑफ माइंड रहना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि जितने लोग लाइक अगर ऐसा रहता है कि इनका कंटेंट से आपको अच्छा नहीं लग रहा है या मेंटल पीस ठीक नहीं लग रहा है, जस्ट इग्नोर दैट वर्ड। आप अपनी लाइफ में मस्त रहो। सबसे एक साइकोलॉजी में इम्पोर्टेंट बात है, मैं वो शेयर करना चाहूँगी। हम लोग पेशेंट को ऐसे सलाह देते हैं कि हमेशा अपनी लाइफ में कंटेंटेड रहना चाहिए। मेरे पास जो है मैं उसी से खुश रहूँगी। आई विल नॉट सी यू और एनीवन एल्स जिनके पास ज़्यादा है, रेदर मैं उनको देखूंगी जिसके पास मेरे से कम है, और चाहे तो मैं उसको हेल्प भी कर सकती हूँ, और उसको देख के मैं अपने आप को कंटेंटेड रहना पड़ेगा। तो जैसे कि जस्ट टेक इट फॉर एन एग्जाम्पल, एक ग्लास ऑफ वाटर, तो बहुत लोग हाफ ग्लास ऑफ वाटर है, एक बंदे को पता जाएगा आप क्या देख रहे हो, तो वो बोलेगा आई कैन सी हाफ ग्लास ऑफ वाटर। अनदर बंदे को दिखाओ, वो बोलेगा आई कैन सी हाफ ग्लास एम्प्टी। तो ये दो जो बंदे हैं दोनों ठीक बोलते हैं, दोनों अपनी पर्सपेक्टिव से ठीक बोलते हैं, लेकिन जो बंदा बोल रहा है कि ये हाफ ग्लास फुल ऑफ वाटर, हमारे ख्याल से वो बंदा साइकोलॉजिकली मोर मैच्योर है, क्योंकि उसको वो दिख रहा है जो है, उसके पास जो है। वेयरएज द अदर बंदा जो देख रहा है कि जो आधा खाली है उसको वो दिख रहा है, उसका मतलब क्या है, उसको लाइफ में नेगेटिव दिख रहा है, उसके पास जो नहीं है वो ज्यादा दिख रहा है। तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ऐसा नहीं, लाइफ को एनालिसिस करना है किस पर्सपेक्टिव से। 100% कोई भी इंडिविजुअल कुछ 100% नहीं रह सकता है, बहुत सारा खामियां हम सब में है, बेनिफिशियर्स को लेके आगे बढ़ना है, तो जो है उसी से खुश रहेंगे, उसी को आगे। तो कुछ जैसे हमको भी जैसे सैडनेस वगैरह जब होता है तो बहुत लोगों को जैसे गट प्रॉब्लम भी होने लगता है, सपोज सैड है या एंजाइटी हो रहा है तो गट में प्रॉब्लम होने लगता है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स आप बता सकते हैं, जैसे मेंटली अगर कोई वीक है तो क्या कर सकते हैं? एक्चुअली देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, ये हम लोग का ब्रेन और बॉडी एक साथ ही काम करता है। हम बहुत सारे टाइम क्या करते हैं, अपना माइंड को सेपरेट कर लेते हैं और बॉडी को सेपरेट कर लेते हैं। तो बहुत सारा फिजिकल इश्यूज होता है जिसका एक्चुअली मेन कारण माइंड ही है, ब्रेन ही है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। तो खास करके जो एंजाइटी पीपल है और एंजाइटी पेशेंट्स जो लोग रहते हैं, उन लोगों में ये सिम्टम्स ज़्यादातर दिखते हैं। जस्ट गिव यू वन एग्जांपल, जैसे एग्जाम के दिन हम सभी में ये होता है, बहुत सारे स्ट्रेस में रहते हैं, फिर प्रिपरेशन क्या हुआ रहता है, क्या आएगा क्वेश्चंस, बहुत टेंशन से उठ के, एंड वी फील लाइक वॉमिटिंग, वी फील लाइक जैसे भी हो एक डिस्पेक्शिया लाइक फीलिंग होता है। तो वो एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है, आप समझ रहे हैं। तो ये एग्जाम के दिन अराउंड 95% ऑफ द स्टूडेंट्स डेवलप दिस, किसी को ज्यादा किसी को कम, कोई टॉलरेट कर लेता है, कोई टॉलरेट नहीं करता। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए, एक एंजाइटी प्रोन बंदा जो है उसको मोर और लेस लाइफ के हर दिन हर वक्त वो वही एंजाइटी फील कर रहा है। तो उसका जो प्रॉब्लम है डिस्पेक्शिया बहुत कॉमन है। पेशेंट आके he will go to thousands of physicians just complaining this only, मुझे बहुत gastritis होता है, बहुत gastritis होता है। physicians लोग सारा investigations कराते हैं, medicine करते हैं, फिर भी काम नहीं है। then suddenly उसको ये realize होता है, या उस physician को भी realize होता है कि नहीं, patient को शायद anxiety problem है। then they refer to us, we just come to the conclusion कि उसको anxiety है। जब anxiety की medications शुरू होते हैं, by 2 weeks patient simply feel तो अभी जैसे हम जहाँ पे हैं
Recently, a lot of people of our age have committed suicide after counseling and everything. So why this happens? Like, what is the mindset जब ये suicidal thoughts आना है and everything, and how can one overcome all this? Because आजकल जो Gen Z या millennials में भी हमारे एज में जो हो रहा है, थोड़ा सा अगर sad होते हैं and they think I have to end my life, ऐसा बहुत होता है. How can we इसका देखिए बहुत सारा एक्चुअली इलाबोरेटली बोलने से बहुत कुछ है. ओके, बट एकदम सिंपली बोलने से मैं जो चीज़ बोलूँगी, एक्चुअली सुसाइड एक बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा. कोई अपनी लाइफ को ऐसे ही एंड नहीं कर देता है, अनलेस एंड अनटिल उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. तो सुसाइड साइकियाट्री का बहुत एक इम्पॉर्टेंट और इमरजेंसी वाला डोमेन है, जहाँ पे हम लोग पेशेंट का हमेशा ध्यान रखते हैं. जैसे पेशेंट अगर जब भी सुसाइडल थॉट्स अगर उसके माइंड में आता है तो वो कॉन्फ्रेस करता है, तो वी ऑलवेज ट्राई टू इवॉल्व सम मोर केस. और ये देखिए दो चीज़ें. पहले तो ये है कि पेशेंट को डेफिनेट डायग्नोसिस कुछ प्रॉब्लम, लाइक साइकोसिस में भी सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, मेजर डिप्रेशन में भी आ सकते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में भी आ सकते हैं सुसाइडल थॉट्स. तो जब वो मेन कारण है सुसाइडल थॉट्स आना वेरी नेचुरल है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी जो डायग्नोसिस है उसको ज़्यादा ध्यान में रखते हुए इसका ट्रीटमेंट करते हैं, साथ ही साथ पेशेंट का काउंसलिंग भी करते हैं. एंड वी ऑलवेज एनकरेज द अटेंडेंट्स, द फैमिली मेंबर्स टू टॉक अबाउट दैट फीलिंग, क्योंकि बहुत लोग को लगता है कि सुसाइड के बारे में बात नहीं करते, बट इट्स नॉट लाइक दैट. सुसाइड के बारे में जितना आप ज़्यादा बात करेंगे उतना अच्छा है. पेशेंट, किसी भी पेशेंट ने अगर ज़रा सा भी एक हिंट्स दिया कि उसके मन में ऐसा चल रहा है, तो देन एंड देयर द फैमिली मेंबर शुड कम फॉरवर्ड, बात करें उनसे क्या हो रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, एंड एड्रेस टू थेरेपिस्ट के पास लिया जा सकता है और उसको ट्रीट करना जरूरी हो जाता है. जस्ट आई गिव यू एग्जांपल. बहुत सारे पेशेंट में लाइक कुछ दिन पहले मेरे साथ भी हुआ था ऐसा. एक फीमेल जिनका हस्बैंड का डेथ हो गया और उनका एक ही सन था, एक ही लड़का था, किसी कारण उसका भी डेथ हो गया. देन दिस लेडी ये ऑल अलोन उनके साथ कोई नहीं था, तो शी वाज आल्सो वर्किंग, शी इज क्वाइट ऑल्सो. उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने अपना जो जितना प्रॉपर्टी था वो अपना प्रॉपर्टी को बांटने लगे. किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे, किसी फैमिली मेंबर्स को दे रहे, किसी गरीब को दे रहे. अननेचुरली अंत में कोई लिमिटलेसली वो शेयर करने लगे. तो फैमिली मेंबर्स को डाउट कि ये तो मामले नहीं है, क्यों वो सब कुछ शेयर करो. पहले हम लोग को पता नहीं चला, बट जब बाद में पेशेंट हमारे पास आया हमको रियलाइज हुआ एक्चुअली दिस वाज अ गिल्ट फॉर सुसाइड. जब हम लोगों ने उनके साथ अच्छे से बात किया, देन शी स्टार्टेड सेइंग आई डोंट हैव एनी मीनिंग ऑफ माय लाइफ नाउ, माय हस्बैंड इज my son, even our son, he is also alone. तो उस पेशेंट को लग रहा था मैं जीते पर क्या दिस प्रॉपर्टी का क्या है. तो शी वाज एक्चुअली हैविंग द सुसाइडल आइडिएशन, उनके दिमाग में चल रहा था, जिसके चलते हुए वो अपनी प्रॉपर्टी को शेयर कर रहे थे. तो ये जो है एग्जांपल है कब हम लोग को पेशेंट खुद से किसी फैमिली मेंबर्स को नहीं बोले कि मेरे दिमाग में सुसाइड आइडियाज आ रहा है, उनका बिहेवियर से अटेंडेंट को पता चला. तो ये एक एग्जांपल है जब पता चल रहा है पेशेंट के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है. तो ये तो हुआ एक डोमेन जहाँ पे पेशेंट को ऑब्वियस एक डायग्नोसिस होता है एंड दे थिंक लाइक दिस. और कभी सुसाइडल एक्टिविटी होता है जब पेशेंट ट्राई करता है, पूरा गट्स नहीं होता है, बट देन वन पॉइंट ऑफ टाइम पेशेंट को गट्स हो जाता है एंड देयर मे बी फैटल सुसाइडल एक्टिविटी, जब पेशेंट को बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. ये तो गया एक. और एक है हमारे नया जनरेशन का जो यहाँ पे देखिए मेन प्रॉब्लम जो है आजकल के बच्चे, जहाँ पे जो मेन इशू है वो फ्रस्ट्रेशन का. बच्चों का आजकल ये जो स्ट्रेसफुल है एक चीज को सहन करने का वो बहुत कम हो रहा है. और इसके पीछे में हम पेरेंट्स को बहुत से दे रहा है. काफी हद तक हम पेरेंट्स को बच्चे को जो पेरेंटिंग करते हैं एकदम जन्म के बाद से, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर न्यूक्लियर नाउअडेज. जॉइंट फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली ना की बराबर ही है. आप देखिएगा ये चीज ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज एक्सटेंडेड फैमिलीज के पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चा रह रहा है, उसका डेवलपमेंट ही ऐसा हो रहा है कि वो टॉलरेंस उसका बहुत ज्यादा हो रहा है. लेकिन जहाँ पे बच्चा अकेले फैमिली में सिर्फ माँ बाप को दिख रहा होता है और माँ बाप के पास भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही बच्चे पे फोकस्ड है या दो बच्चे पे फोकस्ड है, उन लोग का पूरा जितना एफर्ट जितना एनर्जी बच्चों पे लगा देते हैं और बच्चा जो है वो अपने आप को उतना मेच्योर हुए डेवलप ही नहीं कर पाता है. मेन प्रॉब्लम ये है. तो फिर एक टाइम आता है वो एडोलेसेंट पीरियड,
जहाँ पे क्या होता है, बच्चा और माँ बाप के बीच बहुत एक युद्ध सा शुरू हो जाता है। बच्चा जो है उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। ये साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे बच्चों को इस टाइम में अपनी आइडेंटिटी का खोज करना शुरू होता है। मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ इस दुनिया में, मुझे पापा की आइडेंटिटी लेके नहीं चलना है, मुझे फ्यूचर में क्या बनना है। तो ये सब उसके दिमाग में चलता है और ये सब वेरी मच नॉर्मल भी है, ये सब होना भी चाहिए। बट प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, उस टाइम पे माँ बाप और बच्चे में बहुत अंतर आ जाता है, क्योंकि बहुत टाइम माँ बाप बच्चे को समझ नहीं पाते या बच्चा माँ बाप को समझा नहीं पाता, और इस टग ऑफ वॉर में बहुत बड़े एक्सीडेंट्स हो गए। और खास करके ये सारे बच्चे जो है, कोई भी छोटा मोटा इंसिडेंट, मान लीजिए उसका एग्जाम खराब हो गया, क्योंकि मम्मी पापा का प्रेशर है, रिजल्ट अच्छा होना पड़ेगा, रिजल्ट अच्छा होना पड़ेगा, तो ये प्रेशर लेके वो कभी बहुत बार क्या होता है, वो इसको कवर नहीं कर पाता है। तो पेरेंट्स के लिए मैं ज़्यादातर देखूँ एकदम शुरू से जो एक बच्चे को डेवलप करने का तरीका होता है, हम लोग ऐसे बच्चे को डेवलप करना चाहिए कि बच्चा मैच्योर हो जाए, बच्चा इंडिपेंडेंट रहे, ज़्यादा उसको स्पून फीडिंग की ज़रूरत ना हो, वो खुद से मैच्योर हो, उसको लाइफ के वैल्यूज़ और वर्चूज़ जो है वो हमें सिखाना पड़ेगा, लाइफ का मीनिंग सिखाना पड़ेगा। ये कुछ हद तक पेरेंट्स का जिम्मेदारी है। और ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा बच्चा कौन सी ग्रुप में रहता है, किस तरह का संगत में वो घूम रहा है। बहुत बार क्या होता है, बच्चा बहुत केयरलेस हो जाता है और उसका कुछ ठीक नहीं रहता है। आप लोग देखेंगे बच्चे का नॉर्मल रूटीन हैबिट्स जो होता है उसी में फर्स्ट चेंजेस आ जाते हैं, तो मम्मी पापा को तो वो पता चल जाएगा और उसी दौरान कैच अभी जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज ही है, अभी जॉइंट फैमिलीज बहुत कम मिलते हैं, तो कुछ जैसे आप सजेस्ट करना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए कि हाउ कैन दे बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग किड, मेंटली स्ट्रॉन्ग किड, मेंटली स्ट्रॉन्ग। मैं समझती हूँ शुरू से ही एकदम जब बच्चा एकदम चलने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली आज के दिन हर पेरेंट्स अपने बच्चा को सबसे अच्छा, सबसे बड़ा बनाना है, सबसे आगे लेके जाना है, उस तरह का सोचता है, उस तरह का दिमाग में लेके चलता है। बच्चे का ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए कि वो गिरे तो खुद उठना सीख जाए। हर बार मम्मी पापा को जाके पकड़ने की जरूरत है, हम लोग उसको छोड़ेंगे, गिरो, अब गिरो, चोट लगेगा, बट यू विल ओवरकम इट, आपको खड़ा होना है। ये तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम पेरेंट्स को काफ़ी बार कंपेयर करते हैं एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे, तो ये तो ठीक नहीं है। हर बच्चा, हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, क्योंकि डिफरेंट है तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, किसी भी फील्ड में हो, चाहे खेलकूद में हो या पढ़ाई में हो, कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इवन काफ़ी बार हम सिबलिंग्स में कंपेयर करते हैं, एक सिबलिंग दूसरा सिबलिंग के साथ सिमिलर नहीं हो सकता, उसमें भी डिफरेंस आता है, तो वो पार्ट भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सिबलिंग राइवलरी ताकि डेवलप ना हो, क्योंकि ये जो साइकोलॉजिकल चेंजेस होता है ये सिबलिंग राइवलरी से शुरू होता है। सिबलिंग राइवलरी बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करना चाहिए, और अगर डेवलप होता भी है तो उसको तुरंत ठीक कर देना चाहिए। सो मतलब आप जैसे, क्योंकि हमारा योगा चैनल है, आपका फील्ड जो है मेंटल हेल्थ को लेके पूरा है, तो आप लोगों को एनकरेज करेंगे तो अच्छा लगेगा कि मोर एंड मोर योगा में भी जैसे लोग यही समझते हैं कि हम जैसे सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हैं तो हो जाता है, तो मतलब हमें यही लगता है कि मूवमेंट अगर जब तक नहीं होता बॉडी में, माइंड से मेंटली वो चीज़ मतलब वो सिमिलर वे में एक ही उसमें चलना चाहिए। आपको मूवमेंट भी होना चाहिए बॉडी का, और मेंटली भी आपको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए ब्रेथ वर्क टेक्निक से मेडिटेशन करना चाहिए। तो आपको जैसे आप अभी खुद कर रहे हैं 3-4 महीने से, क्या चेंजेस, कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट चेंजेस जो आपको लगे, या आपके पेशेंट्स को, किसी को नॉर्मल योगा या मेडिटेशन या कोई और फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स करने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग साइकेट्री में जो मैंने बोला था आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है, उसमें पेशेंट को, खास करके एंजाइटी पेशेंट्स को एक टेक्निक सिखाना है, उसको हम लोग JPMR बोलते हैं। तो वो टेक्निक जो है रिलैक्सेशन का एक टेक्निक होता है, जहाँ पे हम पूरा सारे मसल्स को एक साथ टाइटनिंग एंड देन रिलैक्सेशन, टाइटनिंग देन रिलैक्सेशन सिखाना है। वो काफ़ी हद तक सिमिलर है आपके बहुत सारे योगा स्टेप्स के साथ, वो मैंने बहुत सिमिलरिटी देखा है। तो जब हम लोगों ने इसको पढ़ाई किया था क्यों ये किया जाता है, तो एक्चुअली ये रिट्रोस्पेक्टिवली जब देखा गया है, जब हम लोग का माइंड रिलैक्स होता है तो हम लोग का बॉडी से बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जिसके चलते में एक्चुअली मसल्स भी रिलैक्स होते हैं। आप बहुत बार देखेंगे आप बहुत स्ट्रेस्ड है, आपका बॉडी पूरा टाइटन हो जाता है,
टाइटन हो जाता है तो आप स्ट्रेस हो जाते हैं, आपका बीपी बढ़ जाएगा, एंजाइटी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ा हुआ रहेगा उस टाइम। वाई सब कुछ रिलैक्स रहेगा तो हम लोग क्या होता है कि सब कुछ काम होता है। इवन जो प्रेशर आपके देखने से आपको ज़्यादा मिल सकता है, अगर बॉडी रिलैक्स है ऑब्वियसली माइंड भी रिलैक्स है, आपको सारा चीज़ ये सब नॉर्मल में मिलेगा। तो इसी चीज़ से हम लोग को पता चला है कि जब हमारा बॉडी रिलैक्स होता है तो माइंड भी रिलैक्स होता है। तो एंजाइटी पेशेंट में क्या होता है, ये क्योंकि इन लोग को हर चीज़ में, हर छोटे छोटे चीज़ों में इन लोग को एंजाइटी फील होता है, स्ट्रेस फील होता है, तो ये बॉडी और माइंड एज ए होल एक छोटा मोटा प्रेशर कुकर की तरह रहता है, हमेशा स्ट्रेस, हमेशा टाइटन। तो इसके चलते हुए हमें क्या देखना पड़ेगा कि पेशेंट को किसी योगा से, किसी योगा सेशन एटलीस्ट हाफ एन आवर ए डे और 45 मिनट्स ए डे अगर करना है तो पेशेंट के ये जो मसल्स है ये बहुत सारा रिलैक्स होता है, ये टाइटनिंग जो है ये रिलीज हो जाता है। इसके चलते हुए बहुत सारा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एंडोजेनस न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो रिलीज होता है और डेफिनेटली पेशेंट को फिजिकली एक्सरसाइज। So thank you so very much. We just had a बहुत ही insightful conversation था, and we are glad you accepted our invitation and came over. और हमारे audience को भी बहुत ज़्यादा informative लगेगा. So Thank you so I much. will definitely, yes, we will meet again definitely and do a second part of this podcast. So thank you again. Thank you so much.